सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है त्रिवेद IAS में। शुरुआत करते हैं हमारे फ्री मेंटोरशिप से। डे 27 11 अगस्त के लिए आपके टारगेट रहेंगे GS4 में आपको केस स्टडीज ही अभी पढ़नी है। इसमें मेनली आपको अब फोकस करना जो बॉडी पार्ट है उस पर, कि उसको किस तरीके से लिखा जाता है। उससे जुड़े हुए जो कीवर्ड हैं वो आपको कलेक्ट कर लेने हैं, जो भी सिद्धांत यूज करने हैं तो ये आपको जुटा लेने हैं। इसके बाद बात करते हैं GS2। तो इसमें आज आपका रिवीजन डे रहेगा। तो इसमें जो अभी तक पॉलिटी और सोशल सिक्योरिटी जी इसका जितना भी हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपके लिए PYQ का एक सीरीज़ शुरू किया गया है जिसमें 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ पे जाके आप कम्प्लीटली इसको देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको 30 साल के PYQ हैं उनका गहन विश्लेषण करेगा, और इसके साथ में आपको कुछ आसान ट्रिक्स भी दी गई हैं, स्मार्ट टेक्निक है जिसके माध्यम से आप इजीली उनको सोल्व कर सकते हैं। तो अभी पॉलिटी स्पेशल चल रहा है, तो आप जाके ज़रूर देखिए। इसके बाद बात करते हैं, देखिए बहुत सारी न्यूज़ हैं जो चर्चा में हैं लेकिन हम कवर नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है, या तो हम कवर कर चुके हैं या अभी उपयोगी नहीं हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जिनको भी बिहार में हमने जो लिस्ट है उससे बाहर रखा है, लगभग 26 लाख वोटर हैं उनको बाहर कर दिया गया है। तो उसका रीज़न नहीं बता रहे हैं कि किस रीज़न के आधार पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है कि बेंगलुरु में PM हैं वो अभी गए हैं, तो उनका कहना है कि हमें टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल करने की आवश्यकता है, और यह थर्ड इकोनॉमी बनने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी जब होगा तो उसके बाद में देखेंगे। सिर्फ टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता है एक व्यापक टॉपिक नहीं है कि ये मेंस में डायरेक्टली पूछ लिया जाए। फिर है कि इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू किया है जो तेजस्वी हैं उनको, क्योंकि उनके पास 2 वोटर ID हैं। तो ये भी काफ़ी इशू चल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं एग्ज़ाम के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है वह शिक्षा और स्वास्थ्य की बढ़ती वाणिज्यिकता। इसको आप GS पेपर 2 के जो सामाजिक क्षेत्र में निवेश और सेवाओं की पहुंच है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो RSS प्रमुख मोहन भागवत हैं उनके द्वारा इस पर चिंता जाहिर की गई है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है किसने चिंता जाहिर की है, इम्पोर्टेंट क्या है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य में वाणिज्यिकरण बढ़ रहा है वो किस प्रकार से है। तो देखिए पहले क्या है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य थी उसको सेवा माना जाता था, लेकिन अब वो सिर्फ व्यवसाय बन के रह गया है। तो पहले समाज सेवा का हिस्सा थे, अब ये महंगा हो गया काफ़ी, और आदमी की पहुंच है, आम आदमी की पहुंच उससे बाहर हो गया है। और शिक्षा को अब क्या माना जाता है, $1 ट्रिलियन बिजनेस माना जाता है। तो इससे क्या है, जो पहुंच और वरीयता की समस्या देखने को मिल रही है। तो देखिए अस्पताल हैं चाहे स्कूल है, उनकी संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो सेवाएँ हैं वो आम आदमी की आर्थिक सामर्थ्य है उससे बाहर हो गई हैं। यानी कि इकोनॉमिकली है ना वो काफ़ी महंगी हैं, तो इसके कारण उनकी पहुंच ही नहीं हो पा रही है। संख्या तो बढ़ी है, और साथ ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा है तो वो न तो सस्ती है और न ही सुलभ है, यानी आम आदमी की पहुंच से सब कुछ बाहर है। फिर बात करते हैं मानव पूंजी का क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए ये सच है कि ज्ञान का युग है, यानी जिसके पास जितना नॉलेज है वो उतना ही आगे है। पर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा, इसका साधन क्या है, शरीर है। और अगर स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ है। और इसमें देखिए कितना अच्छा कोट कहा गया है, ये आपको याद रखना है। आप ऐसे में लिख सकते हैं इसको, या फिर हेल्थ को लेके अगर कोई टॉपिक आता है तो उसमें भी इसको लिख सकते हैं कि ज्ञान का युग है पर ज्ञान प्राप्ति का साधन शरीर है। और स्वस्थ शरीर है वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो अस्वस्थ शरीर है वो क्या कर सकता है, केवल इच्छाएँ कर सकता है। तो इच्छा होने मात्र से कुछ नहीं होगा, हमें स्वस्थ शरीर बना के रखना होगा। फिर एक केंद्रीकरण और दूरी। तो देखिए जैसे जैसे कॉरपोरेट युग बढ़ रहा है तो जो शिक्षा और स्वास्थ्य हैं उनका क्या बढ़ रहा है, केंद्रीकरण बढ़ रहा है। इसका परिणाम क्या है कि जो छात्र और आम लोग हैं उनकी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। अब पुराने समय से तुलना देखें तो पहले शिक्षक और डॉक्टर सेवा भाव से अपने कर्तव्य निभाते थे। डॉक्टर बिन बुलाए मरीज के घर पहुंच जाते थे। अब दोनों पैसे क्या हैं, केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से संचालित होते हैं। तो WHO और UNESCO की जो रिपोर्ट है वो क्या दिखाती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो निजी व्यय
यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे सामाजिक असमानता वो गहराती जा रही है। तो देखिए आउट ऑफ पॉकेट का अर्थ क्या है। देखिए क्या होता है कि आप बीमा लेते हैं, हेल्थ बीमा लेते हैं, तो उसमें जो कवर होता है उसके अतिरिक्त जितना भी आप खुद की जेब से खर्च करते हैं, खुद की जेब से, वो सब क्या है, आउट ऑफ पॉकेट। तो यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट का अर्थ ये नहीं है कि पॉकेट से बाहर हो गया खर्चा, बल्कि ये है कि जो भी आप अपनी खुद की जेब से खर्च कर रहे हैं वो सब क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो इससे क्या है कि सामाजिक जो असमानता वो गहराती है। लेकिन भारत में अगर देखें तो 2013-14 में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर था वो 64.2% था, लेकिन 2021-22 में घट के 39.4% रह गए हैं। तो मतलब घटा है भारत में, ये आपको याद रखना है। तो भारत में ये क्यों घटा है, देखिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका विस्तार हो रहा है, सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लेके आ रही है, तो इन सभी का परिणाम ये है कि हमारा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहा है। विशेषकर जो बीमा सुविधाएं हैं वो लगातार विस्तारित हो रहा है, क्योंकि देखिए सरकार भी बहुत सारी बीमा सुविधाएं लेके आई है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला हमारा है कि वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता जिनेवा 2025। तो इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए ये हुई थी जिनेवा में 2025 में, अंतिम दौर की वार्ता है जिसमें लगभग 190 देश शामिल हुए थे। तो इसकी प्रमुख संस्था यानी किसके अंतर्गत हुआ है, तो ये हुआ है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये आपको याद रखना है। दिसंबर 2024 में बुसान दक्षिण कोरिया में इसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी, लेकिन वार्ता अभी आगे बढ़ाई गई है। तो भारत की स्थिति क्या है इस पर, तो देखिए भारत क्या है कि एक है उनका समान विचारधारा वाले देश, उनके साथ मिलकर भारत अपना जो उद्देश्य है वो स्थापित कर रहा है या आपत्तियां दर्ज की है। तो समान विचारधारा वाले देश कौन कौन से हैं भारत के साथ, तो कुवैत है, सऊदी अरब है, रूस, ईरान, जो तेल उत्पादक देश हैं उनके साथ भारत ने एक तरीके से गठबंधन कर लिया है। तो देखिए बात करते हैं भारत, इन लोगों की आपत्तियां क्या हैं या इन देशों की क्या आपत्ति हैं। तो देखिए पहली है कि प्राथमिक प्लास्टिक पॉलीमर्स, यानी प्राइमरी जो पॉलीमर्स हैं उनके उत्पादन को लेके। तो यहाँ पे क्या है, इस संधि के अंतर्गत उनका रेगुलेशन किया जा रहा है, तो उनके लिए अलग से एक अनुच्छेद बनाया गया जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके के नियम नहीं बनना चाहिए। जो दूसरी है कि प्लास्टिक उत्पादों की वैश्विक चरणबद्ध समाप्ति, तो इसका भी वो विरोध कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जो देश हैं उनके लिए एक स्पेशली ये चीज़ निर्धारित होनी चाहिए, न कि चरणबद्ध समाप्ति होनी चाहिए। क्योंकि देखिए भारत है, आपको पता होगा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उन पर ऑलरेडी प्रतिबंध लगा चुका है ना। तो अन्य देशों के लिए ये है कि आप इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से समाप्ति करें, तो इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। फिर संधि का फोकस किस पे है, वो क्या कर रहे हैं कि WTO, WHO और अन्य पर्यावरणीय समझौते हैं उनके दायरे में भी वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, मतलब उनको भी शामिल कर रहे हैं। जबकि ये देश क्या चाहते हैं कि सिर्फ किसको शामिल किया जाए, जो प्लास्टिक प्रदूषण है, तो प्लास्टिक पोल्यूशन है उस पर होना चाहिए, न कि सब चीज़ों पे होना चाहिए। इनका उद्देश्य ये है। तो फिर तर्क क्या है कि उत्पादन नियमन है वो विकासशील देशों के विकास अधिकार हैं, जो राइट टू डेवलपमेंट है, एक याद रखिएगा, राइट टू डेवलपमेंट, उस पर असर डाल सकता है। क्योंकि जो अभी उत्पादन, जैसे मेनली किस पे, प्राथमिक जो प्लास्टिक पॉलीमर्स हैं, अगर उनके उत्पादन पे प्रतिबंध लगता है, उनका नियमन होता है, तो इससे क्या होगा कि ये जो देश हैं इनके कौन से अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है, मेंस में आप यूज कर सकते हैं राइट टू डेवलपमेंट क्या है, तो उस पर यह असर डाल सकता है। फिर आंतरिक स्थिति की बात करें तो भारत देखिए पहले सिंगल यूज प्लास्टिक है, जैसे बैलून, स्टिक, कटलरी, स्ट्रॉ, पैकेजिंग आदि पर घरेलू प्रतिबंध लागू कर चुका है, जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 से। अब इनका अनुरोध क्या है, तो देखिए इन देशों का अनुरोध है कि जो विकासशील देश हैं उनको तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाए, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया जाए, जो अनुपालन लागत है उसके लिए अलग से एक बहुपक्षीय कोष भी बनाया जाए। तो ये इनकी देशों की मांग है। तो वार्ता के मुख्य विवाद के बिंदु, तो भारत व तेल उत्पादक देश क्या चाहते हैं कि उत्पादन कटौती है उसका विरोध कर रहे हैं, रासायनिक जो प्रतिबंध है उन पर विरोध कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जो केवल है कचरा प्रबंधन पर फोकस होना चाहिए, अन्य जो
जो WHO, WTO अन्य पर्यावरणीय जो समझौते हैं उनको इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। फिर यूरोपीय संघ, मैक्सिको, अफ्रीकी देश, ऑस्ट्रेलिया ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि सिर्फ जो कचरा प्रबंधन है या जो अपशिष्ट प्रबंधन है उस पर ध्यान देने की बजाय क्या करना चाहिए, उत्पादन में कटौती हो, प्लास्टिक उत्पादन का जो जीवन चक्र है उसको संबोधित किया जाए। तो इनकी अलग ही डिमांड है, जबकि जो भारत और भारत के साथ देश हैं उनकी डिमांड अलग है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें एक नेक्स्ट वाई है जिसमें क्या है कि हम चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने वाले कुछ उत्पाद हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो ये उत्पाद कौन से हैं? जैसे सिंगल यूज स्ट्रॉ हैं, कैटलरी, कैरी बैग, जबकि भारत तो इन पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया हुआ है, माइक्रोबिड युक्त कॉस्मेटिक्स व पर्सनल केयर उत्पाद, ये सब इसमें शामिल किया गया है। अब बात करते हैं महत्व और चुनौतियों की। तो इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, प्लास्टिक प्रदूषण वैश्विक स्तर पर विशेषकर समुद्री पारिस्थितिकी, मानव स्वास्थ्य और जलवायु इन पे काफ़ी गंभीर असर डाल रहा है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरा है कि यह संधि है वो पेरिस समझौते की तरह ही एक बाध्यकारी वैश्विक ढांचा बन सकती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आएगी तब देखा जाएगा कि ये लीगली बाइंडिंग बनती है कि नहीं बनती है। इसमें चुनौतियां क्या है? देखिए, विकसित व विकासशील देशों के बीच जिम्मेदारी बांटने को लेकर मतभेद है। जैसे आप देखते हैं वैश्विक स्तर पे कोई भी समझौता होने की बात आती है तो ये हमेशा ही चलता है विकसित और विकासशील देशों के बीच जब जिम्मेदारी बांटने की बारी आती है। तो फिर उत्पादन नियमन बनाम केवल कचरा प्रबंधन पर सहमति की कमी। जो और देश क्या चाहते हैं कि उत्पादन नियमन हो, जबकि भारत और उसके सहयोगी देश क्या चाहते हैं, केवल कचरा प्रबंधन हो। चरणबद्ध समाप्ति सूची पर भी ये विरोध, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनकी बात करते हैं तो UNEP की रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि हर साल 400 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। 36% पैकेजिंग, जिसमें से अधिकांश क्या है, सिंगल यूज। तो देखिए ये काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है प्लास्टिक, और स्पेशली 36% तो सिर्फ पैकेजिंग में यूज़ हो रहा है। भारत है उसने 2021-22 में जो प्लास्टिक उत्पन्न किया हुआ है 4.1 मिलियन टन, और साथ ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक उस पर प्रतिबंध लगा दिया है 1 जुलाई 2022 से। ये सब आपको डेटा याद रखना है। बात करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में निदान सुविधाओं की स्थिति। देखिए ये जो टॉपिक है निदान सुविधाएं, ये इसकी की थीम है। लेकिन चूंकि देखिए निदान सुविधा है ये UPSC में डायरेक्टली नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि ये तो बहुत ही माइक्रो टॉपिक हो गया। UPSC इतने माइक्रो जाके नहीं पूछता है। तो आपको मैक्रो जो टॉपिक है वो पता होना चाहिए। तो मैक्रो टॉपिक है मतलब हेल्थ केयर जो है, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, उसमें एक ये भी माइक्रो टॉपिक ही है। तो आपको देखना हेल्थ कवरेज या फिर हेल्थ की प्रेजेंट स्टेटस, तो उसके अंतर्गत आप इसमें जो डेटा दिया गया है वो यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसा डेटा है जो प्री में यूज हो सकता है, मतलब प्री में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला है कि सटीक निदान का महत्व क्या है। देखिए किसी भी स्वास्थ्य विकार के लिए अगर उसका प्रभावी तरीके से उपचार करना है और उसको सही ढंग से लागू करना है तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि एक्यूरेट डायग्नोसिस होनी चाहिए। तो सटीक निदान कैसे होगा? तो देखिए पहले है कि हमें ये पता होना चाहिए उसका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, फिर उसका क्लिनिकल परीक्षण होना चाहिए अच्छे से, फिर लैब टेस्ट ना, ये सब क्या है प्रारंभिक निदान की पुष्टि और संशोधन के लिए आवश्यक हैं। तो ऐसे जो परीक्षण होते हैं वो रोग की जो संभावित प्रगति है कि भविष्य में क्या हो सकता है उसका अनुमान लगाने में भी सहायता दे सकते हैं। निदान की सुविधा है न होने से क्या होता है, जो भी रोग होता है उसकी पहचान में देरी होती है या फिर गलत पहचान होती है, जिससे क्या है कि जो उपचार है विलम्ब होता है या फिर गलत दिशा में होता है। जैसे TB में आपने देखा होगा कि TB है वो बिगड़ जाती है अगर उसका सही से पहचान नहीं हो पाती है, कई बार तो किसी स्टेज में वो पहचानी भी नहीं जाती है। तो ये काफ़ी नकारात्मक प्रभाव वाली है। तो इसलिए निदान जो डायग्नोसिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और भारत की प्रतिबद्धताएँ क्या है। तो ये आपके लिए यहाँ से मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखना है आपको कि भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को अपनाया है। जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य हैं उसके लिए भारत प्रयास कर रहा है। तो इस दोनों के लिए भारत ने क्या कहा है कि वह इसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला है तो कि जो सेवा कवरेज है उसका उच्च स्तर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो स्वास्थ्य सेवाएं उनका कवरेज करें, और दूसरा वित्तीय सुरक्षा। इसके अलावा बाह्य रोगी देखभाल का भार,
देखिए एक तो देखा था आउट ऑफ पॉकेट खर्च हमने, है ना। तो आउट ऑफ पॉकेट में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, है ना, जो क्या है बाह्य रोगी देखभाल का भार भी है। तो देखिए जो आउट ऑफ पॉकेट होता है, यानी आपसे जेब से जितना खर्च होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बाह्य रोगी देखभाल का भार है वो शामिल होता है, जिसका लगभग कितना है 60% होता है। तो देखिए इसमें शामिल क्या होता है, जैसे आप दवाओं पे खर्च करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, परिवहन होता है, उन पे जो व्यक्तिगत खर्च करते हैं वो इसमें शामिल हैं। तो स्वास्थ्य बीमा केवल अस्पताल में भर्ती होने का खर्च को कवर करता है, याद रखना आपको। आपके हेल्थ बीमा होने के बावजूद आप क्या है कि अलग से भी बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, तो वो क्या है बाह्य रोगी देखभाल का भार। पास के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें निदान की अगर सुविधा नहीं होती है तो फिर जो सेवा कवरेज और वित्तीय सुरक्षा है वो दोनों ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो बात करते हैं निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में निदान सुविधाओं की वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए निजी क्षेत्र है वहाँ पे निदान सेवाएं तो पर्याप्त हैं, लेकिन जैसे शहरी गरीब है या ग्रामीण आबादी है वो दोनों की पहुँच से बाहर है। तो निजी क्षेत्र है वो पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस और मोबाइल क्लिनिक से पहुँच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो जो ग्रामीण भारत और शहरी गरीब है उनका बड़ा हिस्सा अब भी जो सार्वजनिक सेवा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है उसी पे निर्भर है और वहाँ पे पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। तो बात करते हैं यूएचसी के लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उन पर क्या हो निदान की सुविधाएं उपलब्ध हो। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आ जाए कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कैसे प्राप्त होगा तो आप उसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे निदान सुविधाएं उपलब्ध हो। बात करते हैं स्वास्थ्य समस्याओं में बदलाव और प्राथमिकताएं क्या है। देखिए समय के साथ जो प्राथमिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनकी सूची है वो बदलती रहती है। भारत में जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय और पोषण संबंधी जो परिवर्तन है उसके चलते क्या हुआ है कि जैसे जो गैर संचारी रोग हैं जैसे कि हार्ट की डिजीज़ मधुमेह वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। संक्रामक रोग हैं जैसे कि टीबी मलेरिया वो अब भी चुनौती बने हुए हैं। तो ये आवश्यक है कि इसके लिए हमें सटीक और जल्दी से जल्दी निदान करें। तो निदान में तकनीकी प्रगति क्या हुई है, देखिए जो एक है मोलिकुलर डायग्नोस्टिक और इमेजिंग तकनीक, ये न्यू टेक्नोलॉजी आई हैं उन्होंने निदान की सटीकता को बढ़ाया है। इसके अलावा टेली डायग्नोस्टिक्स, टेली मतलब कि दूर से ही आप स्वास्थ्य सेवाओं का फ़ायदा उठाएं। तो इससे क्या है जैसे टेली रेडियोलॉजी टेलीपैथोलॉजी है ना, ये सब है। इससे क्या है कि जो प्राथमिक और उन्नत संस्थाएं हैं उनके बीच विशेषज्ञता की खाई पट गई है। देखिए उन्नत संस्थाएं जैसे मान लीजिए एम्स है और आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कोई, है ना, तो यहाँ का डॉक्टर है वो आपको यहाँ पे सुविधाएं दे रहा है, स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहा है। तो ये किससे हुआ है, टेली डायग्नोस्टिक्स से संभव हो पाया है। तो बात करते हैं लागत प्रभावशीलता और डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम की। तो देखिए निदान है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, लागत प्रभावशीलता, मतलब खर्चा कम से कम हो लाभ अधिकतम हो, ये हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो बात आती है कि जब अगर मान लीजिए आपको परीक्षण कराना है और वो महंगा और उन्नत है तो हमें ये देखने की आवश्यकता है कि जो सामान्य किया जा रहा है उसे आपको अतिरिक्त लाभ कितना होगा। तो देखिए ये है कि जो सरकारी डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम है ना उसमें साक्ष्य आधारित दिशा निर्देश होने चाहिए। देखिए साक्ष्य आधारित दिशा निर्देश काफ़ी अच्छा कीवर्ड है। तो साक्ष्य आधारित, तो देखिए जो भी कोई पॉलिसी निर्मित होनी चाहिए किस पे आधारित होनी चाहिए, साक्ष्यों पे आधारित होनी चाहिए, आपको याद रखना है। और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है वो इसमें नेतृत्व की भूमिका निभाई। तो बात करते हैं राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची में क्या क्या शामिल है। देखिए जो ICMR है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उनने इसका संशोधित संस्करण जारी किया है और पहला संस्करण आया था इसका 2019 में। उद्देश्य क्या है इसका, देखिए जो महामारी विज्ञान और तकनीकी बदलाव हैं उनको ध्यान में रखता है और प्राथमिक स्तर पर जो निदान सेवाएं हैं उनका विस्तार करना इसका उद्देश्य है। तो प्रमुख सुधार क्या क्या हैं, तो देखिए एक है HbA1c टेस्ट, तो उसके लिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे रक्त नमूना संग्रह की जो सुविधा उसको प्रदान करने की बात कही है। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, है ना, ये सभी हैं, इनके त्वरित परीक्षण के लिए उपकेंद्र स्तर पर प्रयास हुए हैं। डेंगू टेस्ट के लिए यही प्रयास हुए हैं। ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट, डेंटल एक्सरे, ये सब सुविधाएं हैं वहाँ पे अब उपलब्ध हो गई हैं, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या फिर और नज़दीकी सेंटर हैं। अब बात करते हैं टीबी निदान में सुधार की बात करते हैं। तो देखिए जो उपकेंद्र हैं
वहीं पर अब मोलिकुलर जो टीबी टेस्ट होने लग गए हैं। जो CHCL है, उप जिला और जिला अस्पताल है, वहाँ पे इन हाउस परीक्षण हो जा रहा है। जो कि ऐसी टीबी हैं जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है, देरी से पहचान हो रही है, उनसे चुनौती से निपटने में इससे मदद मिली है। जो आपका RT-PCR तकनीक है, जो कि कोविड महामारी के दौरान काफ़ी यूज किया गया था, उसका भी इसमें टीबी में अब काफ़ी अच्छा उपयोग हुआ है, क्योंकि इसके कारण देखिए वहाँ पे जो स्थानीय सेंटर थे वहाँ पर भी इसका विस्तार हो गया, किसका, RT-PCR टेक्नोलॉजी का। और इसी जो दवा प्रतिरोधी टीबी है उसकी निगरानी में भी सहायता मिली है। तो ये सब सुधार हुए हैं, तो आप इनको कहीं कहीं ना यूज कर सकते हैं मेंस की आंसर राइटिंग में। अब बात करते हैं मानव संसाधन और तकनीक क्षमता निर्माण की। तो देखिए उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही क्या करना होगा, जो भी तकनीशियन है प्रयोगशालाओं में उनको प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। जो फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट उसमें सक्षम बनाना होगा। टेस्ट परिणामों की व्याख्या के लिए काफ़ी सेंसिटिव, विशिष्ट और पूर्वानुमानित मूल्य और संभावना अनुपात की समझ जरूरी है। और जो AI तकनीक है वो इन क्षमताओं को पाटने में मदद कर सकती है, क्षमता अंतर को। तो AI तकनीक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आ जाए कि AI है उसका हेल्थ में प्रयोग, तो इन चीज़ों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो टेस्ट के परिणाम है उनकी व्याख्या के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है AI तकनीक। अब बात करते हैं भारत चीन आर्थिक तनाव की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ना इसको आप सिर्फ भारत चीन संबंधों में नहीं है बल्कि आप हेल्थ सेक्टर है वहाँ पर भी देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो आपूर्ति श्रृंखला है तो वहाँ पे भी इसको तो IR इकोनॉमिक्स, है ना, ये सब जगह आप इनको यूज कर सकते हैं इस आंकड़ों का, तथ्यों का। तो बात करते हैं पृष्ठभूमि की। तो देखिए आर्थिक तनाव का नया रूप देखने को मिला है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो फॉक्सकॉन के इंजीनियर थे उनको वापस बुला लिया गया चीन। जो रेयर अर्थ हैं उनकी आपूर्ति पर रोक लगाई गई है चीन के द्वारा, जिससे क्या है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रभावित हुआ है भारत में। पूंजीगत उपकरण हैं जैसे कैपिटल इक्विपमेंट है, पुर्जे, है ना, फिर कुशल श्रम प्रशिक्षण आदि में भी अवरोध या फिर विलंब किया गया है। इन सभी का उद्देश्य क्या है, मतलब चीन चाहता क्या है इससे। तो देखिए चीन चाहता है कि भारत है वो ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसमें भारत की जो विश्वसनीयता उसको कमज़ोर करना, साथ ही भारत की जो आर्थिक सुरक्षा रणनीति और सैन्य शक्ति है उसको भी सीमित करना, ये मुख्य उद्देश्य हैं उसके। तो बात करते हैं प्रभाव और चुनौतियों की। देखिए इन कदमों से आपूर्ति श्रृंखला उसमें अनिश्चितता बढ़ती है, भारत का जो पूंजीगत व्यय है वो बढ़ेगा, संचालन की जो लागत है उसमें भी वृद्धि होगी। तो भारत में जो कार्यरत कंपनियां हैं उनके लिए आवश्यक है कि इससे जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उसमें भारत है वो ऐसी कंपनियां वो दक्ष साझेदार बनाए। तो चीन का संदेश क्या है कि वो कहना चाहता है कि भारत है वो चाइना +1 रणनीति है उसका भरोसेमंद पार्टनर नहीं है। कौन नहीं है, भारत नहीं है। तो बात करते हैं परिस्थिति पर दूसरा दृष्टिकोण क्या है। कुछ लोगों का मत है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश जारी है, भारतीय जो पुर्जे और घटक कंपनियां हैं वो अन्य देशों से साझेदारी कर रही हैं और मध्यम और दीर्घकाल में चीन को नुकसान होगा क्योंकि निवेशक इसे अविश्वसनीय मानेंगे। तो लोग कुछ कह रहे हैं ये पॉजिटिव है, लेकिन वास्तविकता की बात करें, देखिए भारत और चाहे दुनिया कोई भी देश है इलेक्ट्रॉनिक्स इनपुट के लिए किस पे निर्भर है, चीन पे। चीनी जो उपकरण और पुर्जे हैं उनकी कीमत अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। चीन ने पिछले 30 वर्षों में जो विशेषीकृत कौशल और उपकरण आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम बनाया है उसको दोहराना किसी के देश के लिए भी आसान नहीं है। तो भारत की निर्भरता के आंकड़े देखें 2024-25 के लिए, तो देखिए कुल इलेक्ट्रॉनिक्स आयात किया है भारत ने लगभग 98.6 अरब डॉलर, और इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार घाटा कितना है तो वह 60 अरब डॉलर। चीन से आयात का हिस्सा है 42%। देखिए कितना ज़्यादा हम आयात कर रहे हैं इससे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में से एक तरीके से हम चीन पे ही निर्भर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार घाटे का 2/3 से अधिक हिस्सा किसका है, चीन का है। और इस अगर निर्भरता को घटाना है तो इसके लिए हमें कम से कम 5 से 7 साल चाहिए। तो बात करते हैं जो ग्लोबल वैल्यू सिस्टम है, वैल्यू चेन है, उसकी बात करते हैं वैश्विक मूल्य श्रृंखला की। तो देखिए धारणा की चीन से जीवीसी बाहर निकलेंगे व्यावसायिक और शेयरधारक दबाव से प्रभावित होती है कि ऐसा नहीं है कि
कुछ भी अपने आप में हो जाता है। जो भी व्यावसायिक और जो शेयरधारक हैं उस पे ये चीज़ें निर्भर करती हैं। कंपनियों के सामने क्या विकल्प है कि या तो महंगा और अनिश्चित भारतीय उत्पादन या फिर स्थिर लेकिन चीन निर्भर उत्पादन, किस पे किया जाए। क्योंकि देखिए भारतीय उत्पादन पे निर्भर होंगे तो एक तो महंगा होगा, दूसरा अनिश्चितता होगी, दूसरा है कि चीन पे निर्भरता लेकिन वो स्थिर भी होगा। तो देखिए अगर वैश्विक मूल्य श्रृंखला देखें उसके लिए स्थिरता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्थिरता सर्वोच्च है और इसके लिए चीन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चीन है वो अपनी औद्योगिक नीति समर्थन के माध्यम से क्या जो भी वैश्विक कंपनियां उनको अपने वहाँ पे बनाए रख पाएगा। तो भारत के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं, तो देखिए भारत में जो उच्च लागत है, तो देखिए आप जब भी कोई देखें चाहे एमएसएमई का कोई क्वेश्चन लिखे है ना, तो वहाँ पे आंसर में एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि भारत में क्या है, उच्च लागत, और ये एक वास्तविकता है, इसे हम कभी नकार नहीं सकते। तो इन्हें सुधारने के लिए हमें नीतिगत सुधार करने होंगे, सरकारी जो सक्रिय भूमिका निभानी होगी। कोई एक अकेली कंपनी बदलाव नहीं ला सकती। जैसे चीन में हुआ, वहाँ की सरकार के द्वारा संयुक्त और सक्रिय हस्तक्षेप किया गया। तो अब समाधान क्या हो सकता है, तो हमें आवश्यकता है कि उच्च स्तरीय समन्वय स्थापित करें। तो देखिए जो आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं हैं वो कई मंत्रालय और निजी क्षेत्रों में फैली हुई हैं, इसलिए हमें जो भी जितने भी मंत्रालय और मतलब एक तरीके से जितने भी हितधारक हैं उनके बीच क्या करना होगा, समन्वय स्थापित करना होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हर प्रकार की जो समस्याएं हैं भारत में उसके लिए एक विकल्प होता है कि जो भी हितधारक हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करना। तो ये किसी एक विभाग के बस की बात नहीं है, नेतृत्व करना होगा पीएमओ को, और इसके अलावा जो भी विभिन्न विभाग हैं या कार्यालय हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करना होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं 2019 में एक थी उच्च स्तरीय समिति, उसके द्वारा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की शुरुआत, जिसने स्मार्टफोन निर्माण में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वर्तमान परिदृश्य में और अधिक उच्च स्तरीय समन्वय की आवश्यकता है, समय सीमा उसको तेज और उद्योगों के साथ करीबी परामर्श, ये सब करने की आवश्यकता है। अगली हमारी न्यूज़ है एकीकृत अधिकार आधारित और आर्थिक रूप से टिकाऊ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। सोशल सिक्योरिटी पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। आप इसको जीएस पेपर फर्स्ट और 2 दोनों में पूछा जा सकता है, तो याद रखना आपको। तो देखिए अभी जो चुनावी मौसम चल रहा है, बिहार में चुनाव हो रहे हैं है ना, और फिर वहाँ पे कल्याणकारी राजनीति की जो चुनौती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हुआ क्या है, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बात ये है एकीकृत अधिकार आधारित और आर्थिक रूप से टिकाऊ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। तो देखिए पृष्ठभूमि की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिहार में है तो वहाँ वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्ति हैं, उनके लिए जो पेंशन थी उसको 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया। तो ये क्या बोलते हैं इसको, लोक लुभावनवाद कल्याणकारी वादे। तो ये वर्तमान में आम हो गए, सिर्फ भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे एक बुनियादी सवाल उठता है कि क्या भारत को ऐसे बिखरे चुनाव राजनीति से जो प्रेरित कल्याणकारी कार्यक्रम है उनमें फंसा रहना चाहिए, या फिर एक एकीकृत अधिकार आधारित और आर्थिक रूप से टिकाऊ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की ओर बढ़ना चाहिए, जो केवल सिर्फ सहायता ही नहीं दे, सहारा ही नहीं दे आपको, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो, सकारात्मक हो। तो वर्तमान स्थिति क्या है भारत में सोशल सिक्योरिटी की, तो देखिए जो ILO है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, वो क्या कहता है कि भारत है वो केस और नॉन केस जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं उसके माध्यम से भारत की 100 करोड़ से ज़्यादा है लाभ जनसंख्या उसको लाभ पहुंचाता है। भारत में वर्तमान में 34 बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित हैं, 24 पेंशन योजनाएं संचालित हैं और कई राज्य सरकारों की अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित हैं। तो ILO की रिपोर्ट है 2021 की, उसमें उन्होंने कहा कि शुरुआत में भारत की जो कवरेज था वो कितना था, 24.4% बताया उन्होंने, लेकिन बाद में जब राज्य स्तर की योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया तो ये आंकड़ा बैठता है 48.8%। तो ये आपको याद रखना है कि स्वास्थ्य कवरेज कितना है। लेकिन इसमें समस्याएं क्या हैं, देखिए जो योजनाएं हैं वो बिखरी हुई हैं, डेटा और जो प्रक्रियाएं हैं वो काफ़ी जटिल हैं और लाभार्थियों को ये पता लगाना मुश्किल होता है कि वे किन परियोजनाओं जो किस योजनाओं के हकदार हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं। तो मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं, देखिए योजनाएं उसमें दोहराव होता है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र स्तर की योजनाएं उनमें भी दोहराव है, प्लस केंद्र प्लस राज्य इनकी योजनाओं में भी दोहराव देखने को मिलता है।
फिर लक्षित जो लाभार्थी हैं उनकी सही पहचान करने में काफ़ी मुश्किलें हैं। कौशल विकास, रोजगार सृजन से जुड़ाव की कमी देखने को मिलती है। और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वर्तमान में जो ज़्यादा बल दिया जा रहा है वो केवल किस पे है, नगद सहायता के रूप में देखना, जबकि इन्हें आगे अन्य लाभों से जोड़कर मल्टीप्लायर इफेक्ट बनाया जा सकता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब कि आपने 10 रुपये दे, उसका परिणाम 100 रुपये निकले, मतलब सकारात्मक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 रुपये हैं उनको यूज करके खा पी के आपने ख़त्म कर दिया। तो क्या होगा, हमें मल्टीप्लायर इफेक्ट पे जाना होगा। केंद्रीय और राज्य योजनाएं हैं उनका ओवरलैप देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे ई श्रमिक पोर्टल है असंगठित मजदूरों के लिए, और EPFO जो भी संगठित मजदूरों के लिए, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ओवरलैप देखने को मिलता है कि कुछ हैं वो ई श्रमिक पोर्टल पे भी हैं और EPFO में भी शामिल है। तो राज्यों द्वारा पुराने लाभ को नए नाम से पेश करना, जिससे वास्तविक सुधार नहीं हो पाता है। तो देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको बस पुराने नाम हैं उनको नाम चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक है ब्राज़ील का फोमे जीरो प्रोग्राम। तो यह है यूनिफाइड सिस्टम ऑफ सोशल असिस्टेंस। इसके तहत क्या है कि पूरे देश में एकीकृत सामाजिक सहायता नेटवर्क स्थापित किया गया है। तो बेस्ट प्रैक्टिस है ना, आप जब भी आंसर लिखें तो बेस्ट प्रैक्टिस ज़रूर लिखें कि जो बेस्ट प्रैक्टिस जो प्रचलित हैं। तो ब्राज़ील में ये है, तो फोमे जीरो प्रोग्राम का आप उल्लेख कर सकते हैं। दक्षिणी कोरिया में 1990 के दशक में जो भी सभी कल्याणकारी कार्यक्रम थे उनको नेशनल पेंशन सर्विस और नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस के तहत एकीकृत कर दिया गया था। तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही थी, तो पेंशन के लिए एक और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक। तो इसी प्रकार से भारत में भी किया जा सकता है जो अलग अलग योजना है उनके लिए। तो देखिए भारत में संभावित समाधान क्या हो सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, वन नेशन वन सोशल सिक्योरिटी। मोदी जी हैं ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, वन नेशन वन सोशल सिक्योरिटी। तो डिजिटल इंडिया स्टेक, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और PM गति शक्ति है ना, जैसे जो प्लेटफॉर्म्स में उनका उपयोग किया जा सकता है। EPF और ESIS है ना, उन जैसे संस्थाएं उनको मजबूत बनाना होगा। तो देखिए बात करें EPFO है, वहाँ पे आज लगभग 30 करोड़ खाते हैं जिसमें से 8 करोड़ सक्रिय योगदान करता है। 2024 में 3.5 करोड़ नौकरियां देने के लिए EPFO को एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम का जरिया चुना गया था। बात करते हैं नकद ट्रांसफ़र की। तो देखिए जो नकद ट्रांसफ़र है उसको EPFO के UN नंबर है उसे जोड़ा जा सकता है। एक ऐसा पेंशन, PF और बीमा में जमा हो, और केंद्रीय और राज्य सरकारें हैं वो साझेदारी में काम करें, न कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा से, है ना। अब ध्यान रखने ये क्या बातें हैं, देखिए जो मॉडल है, जो कौन सा मॉडल कि वन नेशन वन सोशल सिक्योरिटी ना, उसके लिए आवश्यक है कि वो फेडरल होना चाहिए, संघीय होना चाहिए। तो आवश्यक है कि राज्यों की जो सामाजिक आर्थिक ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखा जाए, तो उसके अनुसार लचीलापन हो। राजनीतिक सर्वसम्मति जरूरी है, वरना ये सुधार हैं वो जो अधूरे रहेंगे। ये जो सुधार हैं वो स्वतंत्रता के बाद भारत के सबसे बड़े गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन में से एक हो सकता है। तो गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये काफ़ी अच्छा कीवर्ड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। बात करते हैं भारत में E20 पेट्रोल और ब्राज़ील के अनुभव। देखिए इथेनॉल है, इस पे हम पहले भी कई डिस्कस कर चुके हैं, तो ये फिर से आया है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण है, जैसे बेस्ट प्रैक्टिस सीखते हैं तो वो ब्राज़ील से हम सीख सकते हैं, इसलिए इसको आज फिर से चर्चा में कर रहे हैं। तो देखिए भारत ने हाल ही में जो E20 पेट्रोल है, इथेनॉल 20 पेट्रोल है, जिसमें कि 20% इथेनॉल होता है, उसको लागू किया है। मतलब इसको 2025 में, जबकि था 2030 तक, तो ये पहले से ही हो गया है। और अब क्या आगे लक्ष्य है कि 27% इथेनॉल को मिलाना। तो सरकार क्या कह रही है कि एक ग्रीन फ्यूल है, इससे प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल पर निर्भरता घटेगी। तो ये देखिए प्री में आपसे पूछा जा सकता है कि इथेनॉल है, ये ग्रीन फ्यूल है, इससे पोल्यूशन में कमी आएगी। लेकिन देखिए यहाँ पे जो कई गाड़ी मालिक हैं, है ना, वो चिंतित हैं कि इससे इंजन को काफ़ी नुकसान हो सकता है, माइलेज घट सकता है। और इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो बदलाव किए जाते हैं उनके विकल्प या पूरी जानकारी भी नहीं दी जाती है। तो ब्राज़ील का अनुभव क्या कहता है, बेस्ट प्रैक्टिस है, उसमें आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए 1970 के दशक से
ब्राज़ील है वहाँ पे पेट्रोल में अधिक एथेनॉल मिलाना शुरू किया ताकि जो तेल आया था उस पर निर्भरता कम हो। तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे हर पेट्रोल पंप है वहाँ पे E18, E27 और E100 मतलब 100% इथेनॉल, तो ये 3 श्रेणियाँ वहाँ पे उपलब्ध थी। वहाँ पे क्या है कि फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल बनाए गए। क्या? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। तो ये क्या है कि ऐसी गाड़ियाँ थी जो पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पे चल सकती थी। इसके अलावा सरकार है, वहाँ की सरकार ने जो इथेनॉल है उसको पेट्रोल से 25 से 35% सस्ता रखा। तो इससे क्या, जो उपभोक्ता है उनको सस्ती कीमत का विकल्प मिला। नतीजा क्या हुआ कि वहाँ 1980 के दशक के अंत तक ही 90% अधिक जो गाड़ियाँ थी वो सिर्फ इथेनॉल पे चलने लग गई। तो ब्राज़ील है उसने नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया ताकि जो पुराने गाड़ी के जो मालिक हैं उनको नुकसान ना हो। तो भारत भी इससे सीख सकता है। तो और जबकि भारत में हो क्या रहा है, देखिए भारत में जो फ्लेक्स फ्यूल्स गाड़ियाँ हैं वो नहीं है, यानी इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियाँ नहीं हैं। 2023 से पहले बनी जो अधिकांश गाड़ियाँ हैं उनमें किसका यूज हो रहा है? 10% इथेनॉल का। उसी के लिए वो डिज़ाइन की गई हैं। अब जो E20 पेट्रोल होगा उसमें क्या समस्याएं हैं? देखिए जंग की काफ़ी समस्या है, क्योंकि देखिए इथेनॉल होता है उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। देखिए ये भी आपको स्टेटमेंट के तौर पे यूपीएससी पूछ सकता है कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण से क्या होता है, इसका इंजन है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। रबर पार्ट्स, वॉल्व, पिस्टन, इनको नुकसान पहुंचता है। माइलेज में कमी, क्योंकि देखिए इथेनॉल है उसकी ऊर्जा पेट्रोल से कम होती है, ये भी स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है। और सर्दियों में स्टार्टिंग है उसमें समस्या होगी, क्योंकि इथेनॉल का जो इग्नियस टेम्परेचर है वो काफ़ी अधिक है। इसके अलावा क्या है कि जो पंप होते हैं वहाँ पे ईंधन के मिश्रण की जो जानकारी वो स्पष्ट रूप से नहीं लिखी जाती है। पेट्रोल इथेनॉल मिश्रण है उसकी कीमत है वो पेट्रोल से सस्ती नहीं है, जबकि ब्राज़ील में कितनी थी? 25 से 35% सस्ती थी। तो ये आपको याद रखना है। अब समाधान क्या हो सकता है? देखिए ब्राज़ील की तरह हमें भी चरणबद्ध तरीके से इसको लागू करना होगा। पहले हमें फ्लेक्स फ्यूल जो गाड़ियाँ हैं उनको लाना होगा, फिर मिश्रण स्तर को बढ़ाना होगा। इसके अलावा कीमत स्तर में भी अंतर रखना होगा ताकि उपभोक्ताओं को सस्ते विकल्प मिल सके। इसके अलावा पंप जो भी हैं वहाँ पे लेबलिंग करनी होगी, इंजन सेफ्टी जानकारी भी देनी होगी। पुराने वाहनों के लिए E10 या फिर E12 जो भी मिश्रण है उसको उपलब्ध रखना होगा। इसके बाद में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। काफ़ी चर्चा में रहता है ये। अभी ये क्या है कि इसकी प्रगति वो काफ़ी धीमी हो गई है। कारण क्या है कि जो अभी युद्ध टाइप में जो स्थिति चल रही है मिडिल ईस्ट में, उसके कारण। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को। तो देखिए एक है इसकी ईस्ट लेग है, एक है वेस्ट, ठीक है। तो ये 2 लेग है, मतलब 2 हिस्से हैं। तो एक है जो मिडिल ईस्ट तक है, तो ये है ईस्ट वाला और ये है वेस्ट वाला। तो ये कहाँ से शुरू होगा? भारत के मुंबई से होगा, फिर अरब सागर से होते हुए फिर UAE आगे, फिर ये आगे यूरोप तक जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें सी रूट है आपका, रेल रूट है, दोनों है। तो देखिए एक ही महत्वाकांक्षी व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजना है। क्या है? व्यापार और कनेक्टिविटी की परियोजना। उद्देश्य क्या है कि भारत से यूरोप तक माल ढुलाई का जो समय है उसको लगभग कितना घटाना? 40%। लेकिन जो वर्तमान की हालत है वो इसकी प्रगति को बहुत धीमी किए हुए हैं। तो IMEC है, उसका उद्देश्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए आपको याद होगा G20 नई दिल्ली में जब 2023 में हुआ था, उस समय इसकी घोषणा की गई थी। लक्ष्य क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बेहतर कनेक्टिविटी और एशिया, अरब खाड़ी और यूरोप के बीच जो आर्थिक एकीकरण है उसको बढ़ावा देना। इसके 2 हिस्से हैं, ईस्टर्न लेग और वेस्टर्न लेग। तो ईस्टर्न लेग है उसमें क्या है कि भारत के जो पश्चिमी बंदरगाह है यानी मुंबई है वहाँ से लेके UAE तक समुद्री मार्ग, फिर UAE से सऊदी अरब, जॉर्डन होते हुए हाई स्पीड रेलवे से इजराइल के हाइफा पोर्ट तक। तो याद रखिएगा हाइफा पोर्ट कहाँ पे है? इजराइल में। तो ये आपको इजराइल याद रखना होगा, ये हाइफा पोर्ट है यहाँ पे, ये याद रखना आपको। तो वहाँ तक जाएगा। फिर वेस्टर्न लेग आ जाती है, तो हाइफा से फिर ग्रीस और इटली के जो बंदरगाह हैं तक समुद्री मार्ग, फिर यूरोप के रेल नेटवर्क से सामान का वितरण है। तो ये शामिल है इसमें। देखिए इस कॉरिडोर से सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यापार ही होगा,
बल्कि इससे क्या है, जो बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी है, जैसे केबल है, ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइन है ना, ये सब भी शामिल होगा। लागत में कमी आएगी, रोज़गार उत्पन्न होगा, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें कमी आएगी, क्योंकि लगभग 40% जो है उसकी बचत होने की संभावना है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो देखिए 2023 में जो मध्य पूर्व है वहाँ पे एक दुर्लभ स्थिरता का दौर था। कई वर्षों के राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष, जैसे पहले क्या था, कतर था, है ना, GCC है उसमें विवाद चल रहा था, ईरान सऊदी अरब टकराव था, ईरान इजराइल तनाव था। तो उसके बाद जो स्थिरता आई है ना, उसने इस समझौते और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया। तो सऊदी अरब और जो इजराइल थे उनके बीच सामान्यीकरण की संभावना थी, और अरब देश थे वो आर्थिक लाभ के लिए फिलिस्तीन मुद्दे को पीछे छोड़ना चाह रहे थे। तो इसी के शांत जो माहौल था, उसी में EMEC है उसका खाका तैयार हुआ, शुरुआत हुई। फिर आते हैं युद्ध, तो इसके कारण युद्ध के कारण रुकावट होगी, जो कि इजराइल हमास युद्ध है ना। तो इसके कारण क्या है कि जो जॉर्डन इजराइल संबंध है वो बेहद ख़राब है। सऊदी अरब इजराइल जिनकी सामान्यकरण की बात की जा रही थी, उसकी भी संभावना अब कम देखने को मिल रही है। जो हौथी हमले हैं उसने लाल सागर मार्ग को असुरक्षित कर दिया है। लेकिन जो इजराइल के युद्ध के फैलाव हैं, जैसे लेबनान, यमन, सीरिया, इराक, ईरान, है ना, इस सभी ने नए कॉरिडोर की जो बीमा लागत है उसको काफ़ी बढ़ा दिया है। बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। तो देखिए वेस्टर्न जो लेग है मध्य पूर्व से यूरोप, वो फिलहाल असंभव लग रहा है। और ईस्टर्न लेग की बात करें भारत से UAE और सऊदी अरब तक, तो अभी भी अरब देशों के साथ भारत की जो मजबूत रणनीतिक साझेदारी है, जिसके कारण इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि UAE और सऊदी अरब हैं, वहाँ से UPI पेमेंट, फंड ट्रांसफ़र, इन सारी सुविधाओं को जारी किया गया है। लेकिन पूरे जो IMEC है उसको पूरा करने के लिए हमें एक स्थिर और सुरक्षित मध्य पूर्व की ज़रूरत है, और जब तक फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं सोल्व हो जाता तब तक ये असंभव है। अभी की हालत क्या है, तो उसके हिसाब से जो IMEC है वो क्या एक डे आफ्टर प्लान है, यानी कि मध्य पूर्व में जब शांति लौट आएगी उसी के बाद में इसको पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान प्रयास केवल कुछ हिस्सों तक सीमित हैं, तो जबकि मूल सपना तभी तक रहेगा जब तक यह संघर्ष समाप्त नहीं हो जाते हैं। इसके बाद में एक कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है, प्री में पूछा जा सकता है, मेंस में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए है कि इंडिया का जो फार्म एक्सपोर्ट है वो लगातार राइज हो रहा है। तो हमें याद रखना है कि भारत का जो फार्म्स एक्सपोर्ट होता है वो लगातार बढ़ रहा है ना। इसके अलावा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, यानी वस्तुओं का जो व्यापार है, वो क्या है, फ्लैट है, स्थिर है। तो आप इस आंकड़ों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। तो इंडिया का एग्रीकल्चर ट्रेड है उसको देखें, तो देखिए ये इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जो रेड में है वो क्या है, इम्पोर्ट है, और एक्सपोर्ट किसका है, जो ब्लू में है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए भारत है वो आयात कम करता है और निर्यात करता है ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि भारत क्या है, सरप्लस में है, सरप्लस में है, ये आपको याद रखना है। और जबकि जो वस्तुओं का व्यापार है उसमें क्या है, फ्लैट है। ठीक है, तो लगभग मतलब न तो घाटे की स्थिति है ना सरप्लस में, तो ये आपको डेटा याद रखना है। आज का जो डिस्कशन है हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।